हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGBSE कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं बैंक समाधान विवरण, मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। आज के इस छोटे से वीडियो में कोशिश करेंगे इस चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएं हम, ताकि आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत से स्टूडेंट को इस चैप्टर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। मेरा विश्वास मानिए, आज के इस बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को देखने के बाद आपको बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरा देखिए। आगे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन बैक टू बैक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपसे मैं उम्मीद यही करता हूँ कि प्रैक्टिकल सवाल देखने से पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को जरूर देखें। तो समझते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या बैंक समाधान विवरण बनाया किस लिए जाता है। देखिए, एक व्यापारी होता है, उस व्यापारी के बिजनेस में जो है बहुत सारे बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। तो उस बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की एंट्री दो जगह होती है, एक तो होता है पासबुक और एक होता है कैश बुक। ठीक है, कैश बुक जो होता है ये व्यापारी खुद बनाता है। आप बोलोगे सर इसका नाम तो कैश बुक है, इसमें किस तरह के बैंक की एंट्री हो जाएगी? तो होती है, आपने इससे पहले चैप्टर्स पढ़े होंगे, कैश बुक, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, उसमें आपने कैश के साथ साथ बैंक की भी एंट्री की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैश बुक हो रही है वो बैंक कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, कैश की बात नहीं हो रही। और एक एंट्री होती है बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन की पासबुक में। तो पासबुक में जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है इसमें एंट्री बैंक करता है। ठीक है, और जो कैश बुक है इसमें एंट्री ऑनर खुद करता है, मतलब जो बिजनेसमैन होता है वो खुद करता है। तो मतलब जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है उसकी दो जगह एंट्री होती है, एक कैश बुक में होता है और एक पासबुक में होता है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही जगहों में हमारा जो बैंक का बैलेंस होना चाहिए दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा बैंक का बैलेंस दिखा रहा है 10,000 रुपये, तो यहाँ पर भी मेरा बैलेंस 10,000 ही दिखाना चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश हमारा जो है दोनों का बैलेंस मिल नहीं पाता। ठीक है, तो हमको उस गलती का पता लगाना होता है और उस गलती को सुधारना होता है। उस गलती को सुधारने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, एक विवरण बनाया जाता है जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट या बैंक समाधान विवरण। मान लेते हैं कि किसी कारण से कुछ एंट्री छूट जाती है, या तो पासबुक में छूट जाती है या तो कैश बुक में छूट जाती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये दोनों जो है बैलेंस मिल नहीं पाते। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, मैं आगे आपको इसके बारे में एक नोट लिखवा दूँगा कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने बैंक में FD कराया, FD कराते हैं तो क्या होता है कि ब्याज मिलता है। ठीक है, जिसका भी बैंक में अकाउंट होगा उससे ब्याज मिलता है। तो ब्याज मुझे मिला, मतलब मेरा इनकम है। तो पासबुक में तो एंट्री हो ही जाएगी, बैंक वाले ने क्या किया होगा, पासबुक में एंट्री कर दिया होगा। तो पासबुक में एंट्री कर दिया होगा, जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट मिलता है मुझे वो मिलता है 1,000 रुपये। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपये, मतलब बैंक पासबुक में मेरी 1,000 रुपये की एंट्री हो गई होगी, इनकम है, मतलब यहाँ पर प्लस हो गया होगा 1,000 रुपये। लेकिन हुआ क्या ना, और कैश बुक में एंट्री कैसे करेंगे हम? जैसे हमारे पास मैसेज आता है, मोबाइल में मैसेज आता है, तो हम उसके बेसिस पे क्या करते हैं, बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्री होती है उसको हम लोग अपने कैश बुक में उतारते हैं। तो हुआ क्या कि मान लेते हैं कि ऑनर का मोबाइल ख़राब हो गया, उसको मैसेज आ जाए ही नहीं कि मुझे बैंक से ब्याज मिला, तो यहाँ पर मतलब कैश बुक में एंट्री होगी ही नहीं। ठीक है, तो मतलब 1,000 की जो एंट्री थी यहाँ पर तो हो गई है, लेकिन हमारे कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। अब फिर मैं बैलेंस चेक कराऊँगा तो यहाँ पर तो मेरा 11,000 का बैलेंस दिखाएगा, लेकिन अभी भी मेरा यहाँ पर 10,000 का ही बैलेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए टैली नहीं हो रहा है, मिसमैच आ गया। ठीक है, जो बैलेंस है यहाँ पर 11,000, यहाँ पर 10,000 आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ एक ही एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से हमारा पासबुक और हमारा कैश बुक का बैलेंस मिलान नहीं हो पाता है, दोनों टैली नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उसको मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण हमारा बैलेंस नहीं मिल पाता है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो पासबुक का बैलेंस ही हमारा करेक्ट माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि सर पासबुक में बैलेंस है, कैश बुक में बैलेंस है, किसको सही करना है,
ठीक है, किसे सुधारना है, तो हमको ध्यान रखना है कि पासबुक को हमेशा करेक्ट मानकर चलना है। ये मतलब आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पासबुक हमेशा करेक्ट होगा, ठीक है, पासबुक हमेशा करेक्ट होगा, ऑलवेज करेक्ट, ठीक है, पासबुक हमेशा सही होगा, ठीक है, पासबुक हमेशा सही होगा, हमेशा सही होगा। ये सिद्धांत को फॉलो करिए और इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाइए, आपके सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। मतलब पासबुक का बैलेंस हमेशा सही मानते हुए चलना है, मतलब जो भी सुधार करना है हमको कैश बुक में सुधार करना है। जैसे यहाँ पर मेरा 11,000 का बैलेंस दिखाया, ठीक है, कैश बुक में मेरा 10,000 का बैलेंस दिखाया, ठीक है, तो मैं गलती कहाँ सुधारूंगा, मुझे इस 1,000 को नहीं सुधारना है, ठीक है, गलती मुझे इस 10,000 को सुधारना है, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना है, हमेशा कैश बुक को पासबुक के हिसाब से करेक्ट करना है, ठीक है। जैसे 10,000 है तो मुझे पासबुक के हिसाब से ही करना है, मतलब 10,000 को मुझे मान लो 11,000 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 1,000 रुपये, ठीक है, तब जाकर मेरा दोनों साइड का बैलेंस बराबर आएगा, ठीक है। इस सिद्धांत को फॉलो कीजिए, ठीक है, पासबुक हमेशा सही होगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ नोट्स लिखवा छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कैश बुक में जो हम लोग एंट्री करते हैं नॉर्मल जो रूल होता है, नॉर्मल रूल आपने पढ़ा होगा रियल अकाउंट में, मतलब वास्तविक खाते का, उसमें क्या होता है, कोई चीज़ अगर आ रही है तो डेबिट लिखते हैं, अगर कोई चीज़ अगर जा रही है तो उसको क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, पासबुक में बैंक वाले एंट्री करते हैं, पासबुक में जो एंट्री होती है ना उल्टी होती है, उल्टी होती है मतलब अपोजिट होती है। जैसे अगर मैं कोई चीज़ को यहाँ पर डेबिट लिख रहा हूँ कैश बुक में, तो वही चीज़ें बैंक वाले पासबुक में क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ में अगर क्रेडिट लिख रहा हूँ अपनी कैश बुक में, तो बैंक वाले अपने हमारे पासबुक में क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया। अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो जैसे अगर बैंक में कोई पैसे डिपॉजिट करते हो तो आप अपने बुक्स में तो नॉर्मल एंट्री करोगे वास्तविक खाते के रूल के हिसाब से, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से, मतलब डेबिट करोगे, लेकिन आपको मैसेज आता होगा कि योर अकाउंट क्रेडिटेड बाई जो भी अमाउंट है। तो यहाँ पर देखिए हम तो डेबिट लिख रहे हैं लेकिन बैंक वाले उसको क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। तो ये रूल ध्यान रखना। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिखाया उसका मतलब क्या है कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो उसका मतलब क्या है, पासबुक का डेबिट बैलेंस। इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली जोड़ना और घटाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न इसी बात में होता है कि कौन से पॉइंट्स को जोड़ना है, कौन से पॉइंट को घटाना है। तो उसी के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखवाया है, इसको आप बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो सवाल दिया होगा हम लोग को कुछ ना कुछ बैलेंस दिया हुआ होगा, या तो कैश बुक का बैलेंस दिया होगा या तो पासबुक का बैलेंस दिया होगा, दो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, तो ठीक है। तो अभी हम लोग जो बना रहे हैं किसको आधार बना रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ नहीं बोला है तो डेबिट बैलेंस मान सकते हैं, मतलब कैश बुक के अनुसार डेबिट बैलेंस, ठीक है। हिंदी में भी बोलता हुआ चलूँगा, थोड़ा सा साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला है जोड़ने वाले आइटम में, देखो बुक में बहुत सारे पॉइंट आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, 12-13 पॉइंट, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो ज़्यादातर अब क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ 4-5 पॉइंट है, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ट्रिक भी बताऊँगा मैं, आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ की पॉइंट्स होंगे उसको बस आप पकड़ लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन से पॉइंट जोड़ने और कौन से पॉइंट घटाने। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। चेक इशू किया गया, देखो चेक इशू किया गया हो बोले या चेक पेमेंट किया गया हो, एक ही मतलब है। हमने किसी व्यक्ति को हमने कुछ उधार माल खरीदा होगा, उसको हम लोगों ने चेक से पेमेंट किया है, इशू करना मतलब देना, ठीक है। हिंदी में आपको देखने को मिलेगा जारी शब्द दिया हुआ होगा, ठीक है, जारी या फिर निर्गमित ये शब्द देखने को मिलेगा। तो कोई चेक जारी किया गया है या निर्गमित किया गया है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने उसे बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, जमा ही नहीं किया, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इशूड शब्द ध्यान रखना, जारी और नॉट प्रेजेंटेड को ध्यान रखना, बस इशूड मिला या नॉट प्रेजेंटेड मिला मतलब ये जोड़ने वाला पॉइंट है, ठीक है। पूरा याद करने की जरूरत नहीं। जैसे दूसरा क्या है, डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर, ठीक है। कोई कस्टमर है उसने डायरेक्टली हमारे खाते में पैसे जमा कर दिए हैं तो भी जोड़ने वाला पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना, डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट में बता रहा हूँ, उसको ध्यान रख लीजिए बस। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, ठीक है। देखो हम लोग को दो तरीके के इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे, या तो इंटरेस्ट बैंक देगा मतलब अलाउ करेगा, इंटरेस्ट द्वारा दिया जाएगा, ये सॉरी बैंक द्वारा दिया जाएगा, या तो बैंक द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट या तो हम देंगे या तो हमसे लिया जाएगा।
तो यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउड मतलब होता है इंटरेस्ट दिया जा रहा है हमको बैंक द्वारा, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आय वाला इंटरेस्ट है, मतलब इनकम वाला है, तो ये ध्यान रखना। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो जोड़ना है। एक इंटरेस्ट आएगा चार्ज वाला, मतलब ये इंटरेस्ट जो है ये हमसे लिया जा रहा है, मतलब ये व्यय वाला है, एक्सपेंस वाला है। सिंपल सा ट्रिक है, अगर इंटरेस्ट इनकम है मिल रहा है तो जोड़ेंगे, अगर इंटरेस्ट घटाने वाला एक्सपेंस वाला है, व्यय वाला है तो घटाएंगे, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना, इशूड चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। देखो चेक या तो इशूड होता है या तो डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो इशूड चेक डिसऑनर्ड हुआ तो जोड़ने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने इशूड चेक बताया था, तो घटाने वाले में कौन सा चेक आ जाएगा, डिपॉजिटेड चेक, ठीक है। उसको दूसरे तरीके से सेंट भी बोल सकता है, चेक सेंट टू बैंक या चेक डिपॉजिट टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड या नॉट क्रेडिटेड या फिर नॉट डिपॉजिटेड, ठीक है। देखो इशूड बोला तो जोड़ने वाला पॉइंट, अगर डिपॉजिटेड सेंट नॉट कलेक्टेड नॉट क्रेडिटेड बोला तो ये घटाने वाले, ठीक है। ये सबके मतलब एक ही होते हैं, ठीक है। कुछ की पॉइंट जैसे डिपॉजिटेड दिया, कलेक्टेड, क्रेडिटेड, ऐसे पॉइंट दिए तो मतलब ये घटाने वाला पॉइंट है। इंटरेस्ट के बारे में बता चुका हूँ, घटाने वाला पॉइंट है। इंटरेस्ट अगर चार्ज किया जा रहा है वह है तो मतलब घटेगा, ठीक है। हाँ, चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर, ठीक है। दो डिसऑनर मैंने बताया था, यहाँ पर जो डिसऑनर बताया था वो इशूड चेक था, यहाँ पर जो मैंने डिसऑनर बताया है वो डिपॉजिटेड चेक है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट, इसको बस ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर सवाल आप लोग को इसी 4-5 पॉइंट से आप लोग को बन जाएंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे तो मैं आपको सवाल के माध्यम से बता दूँगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके 4 पॉइंट हैं और इसके 3 पॉइंट। जो पहली क्लास थी बैंक समाधान विवरण की, और आगे के जितने भी वीडियोस आएंगे वो बैंक समाधान विवरण के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो बैक साइड जितने भी सवाल हैं उसको हम लाइन से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल के साथ बने रहिए। अगर आगे की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए कि हमें इस नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, उसमें डाउट है, जो भी डाउट है बिल्कुल कमेंट में डालिए। और समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।